बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप जानते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डिस्कस द इंटर कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आइए स्टार्ट ले लेते हैं कि इलेक्ट्रोड्स क्या हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंपोजिशन क्या है। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड का नाम है एनोड और दूसरे इलेक्ट्रोड का नाम है कैथोड। दीज इलेक्ट्रोड्स आर सस्पेंडेड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। वो कंटेनर जिसमें इलेक्ट्रोड्स होंगे उसको सेल कहा जाता है स्टूडेंट्स। या अगर हम डिफाइन करें सेल को कि ये वो कंटेनर है जिसमें रेडॉक्स रिएक्शंस होंगे। रेडॉक्स रिएक्शंस कहाँ पर होंगे? इलेक्ट्रोड्स पर होंगे। इलेक्ट्रोड्स आपस में कनेक्टेड होंगे एक्सटर्नली थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स, बैटरी हम कह सकते हैं, और इंटरनली दे आर कनेक्टेड थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। नॉर्मली या एसिड होगा या बेस होगा या सॉल्ट का सोल्यूशन होगा हमारे पास। बोथ इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी, ये तो आपको बताया गया, आसान है। क्लास 9 की केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और वोल्टाइक सेल आप सीख गए हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वो सेल्स हैं स्टूडेंट्स जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और केमिकल रिएक्शन होगा। वोल्टाइक सेल्स वो हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी उससे प्रोड्यूस हो। स्टूडेंट्स, अब कैथोड और एनोड को हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि कैथोड वो इलेक्ट्रोड है विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब ये वो इलेक्ट्रोड है कैथोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि करंट इस इलेक्ट्रोड के जरिए एंटर होगा उस सेल में। और एनोड is connected to the positive terminal of the battery and current leaves the cell। ठीक है स्टूडेंट्स, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा और करंट इस सेल को या उस कंटेनर को, या हम कह सकते हैं कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो जब बाहर किसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा, कंज्यूमर हम कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टीवी के साथ कनेक्ट किया गया, तो अब पॉजिटिव टर्मिनल वो टर्मिनल है, एनोड है, जिससे करंट छोड़ के जाएगा बैटरी को, और नेगेटिव कैथोड वो है जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स या करंट दोबारा उस बैटरी में दाखिल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेन आयंस, आपको पता है सॉल्ट, बेस या एसिड जब डिसोसिएट होगा मोल्टन स्टेट में आएगा या सोल्यूशन स्टेट में होगा तो डेफिनेटली उसमें आयंस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे प्रोड्यूस्ड बाय द डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। पॉजिटिव आयंस आर कैटायंस। पॉजिटिव आयंस को कैटायंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होगा तो ये जो पॉजिटिव आयंस है ये कैथोड की तरफ जाएंगे, तो इसलिए इनका नाम कैटायंस है। मूव टुवर्ड्स द कैथोड। नेगेटिव आयंस आर एनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड। नेगेटिव आयंस जो है इनको एनायंस कहा जाता है। अगर हम कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम कैटायन है और क्लोराइड आयन एनायन है, क्योंकि ये एनोड की तरफ मोशन करेगा। अब एनोड को हम इस तरह डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स के दिस इज द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड इज द इलेक्ट्रोड ऑन विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिएक्शन आपके सामने है स्टूडेंट्स। क्लोराइड जो है, 2 क्लोराइड आयंस हैं, इसको हम एनाइन कहते हैं। क्लोराइड आयन इज एन आयन। एनाइन जब एनोड पर जाएगा, हमने बात की कि एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बाहर एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कैथोड की तरफ आएंगे। तो एनोड पर हमने कहा था कि करंट विल लीव द सेल, और कैथोड पर हमने कहा था कि करंट विल एंटर द सेल। तो अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर आएंगे। सोडियम को, पॉजिटिव आयन को हमने कहा था कि दिस इज कैटायन, ये कैथोड की तरफ मोशन करेगा, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम मेटल में। ये याद रखें स्टूडेंट्स के द नंबर ऑफ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ गेन्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे किसी केमिकल रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन में, उतने इलेक्ट्रॉन्स गेन भी होंगे। स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी। आइए बोर्ड नंबर 2 पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टॉपिक को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड्स की, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजाहत हो गई। अब इस टॉपिक में जो कि रिलेटेड है इलेक्ट्रोड्स के टॉपिक से, विच इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें यह बात की गई है कि व्हेन अ मेटल स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयंस, कंसिडर हमारे पास जिंक मेटल का स्ट्रिप है या रॉड है, जब उसको हम जिंक के 1 मोलर सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड या जिंक के आयंस, अब जिंक के आयंस हमारे पास कहां से आएंगे, उसके सॉल्ट से ही आएंगे। तो जब उसके 1 मोलर सॉल्यूशन में उसको हम डिप करते हैं उस जिंक के मेटल स्ट्रिप को, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। नंबर 1, या तो जो जिंक के मेटल होंगे मेटल स्ट्रिप पर वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, वो एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज कर लेंगे, तो सॉलिड स्टेट से वो एक्वस सॉल्यूशन में चले जाएंगे और वो जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडाइज हो गए थे, जो इलेक्ट्रॉन्स रह गए पीछे, वो उस मेटल स्ट्रिप की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड केस ये है स्टूडेंट्स कि उस सॉल्यूशन में मेटल के जो आयंस थे वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे उस मेटल स्ट्रिप से, और उस मेटल स्ट्रिप पर इन द फॉर्म ऑफ मेटल एटम्स डिपॉजिट हो जाएंगे। पॉजिटिव आयंस तो पहले से थे, डिपॉजिट हो जाएंगे सॉलिड स्टेट में। अब उसके सामने आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करना या इलेक्ट्रॉन लूज करना उस मेटल की प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट है कि वो कितनी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं। एबिलिटी कि वो अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, ऑक्सीडाइज होगा। अगर हम कॉपर और जिंक की कंपैरिजन करें तो अगर जिंक ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा तो कॉपर उस आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दोनों केसेस में होगा क्या, इन बोथ द केसेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड बिटवीन द मेटल सरफेस एंड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस मौजूद है, इलेक्ट्रोड की सरफेस पर नेगेटिव आयंस मौजूद है, तो दोनों केसेस या मेटल आयंस रिड्यूस हो जाते हैं या मेटल आयंस ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दोनों केसेस में एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव आयंस और सॉल्यूशन के दरमियान, या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल सरफेस पर मौजूद है और जो सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस है, एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाएगी। फर्ज कर लो ये लेयर जो है इट इज डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द मेटल स्ट्रिप, और इसी तरह फिर ये इसके साथ कांटेक्ट में है, इसको हम इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। या उस मेटल सरफेस का एक लेयर नेगेटिव आयंस का और पॉजिटिव जो उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन द नियर बाय सॉल्यूशन एंड मेटल इलेक्ट्रोड। ये तो मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से होगा क्या, दिस इज नोन एज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस एबिलिटी को जो मैंने आपको बता दिया कि जिंक मेटल स्ट्रिप को हम उसके 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप करते हैं, या तो ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी। सिंगल इलेक्ट्रोड है हमारे पास, और इलेक्ट्रोड आपको मैंने बता दिया या तो वो मेटल है जिस पर ऑक्सीडेशन हो, एनोड, और अगर रिडक्शन हो तो कैथोड। दोनों में से कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रोड ही कंसिडर कर ले। सिंगल इलेक्ट्रोड है इसलिए इसको सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल एबिलिटी को कि कितनी आसानी से ये रिड्यूस होगा या ऑक्सीडाइज होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between an aqueous solution of its ions and the element when it is in equilibrium with the solution. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया कि जब हम जिंक मेटल स्ट्रिप ले लेते हैं, जैसे जिंक मेटल स्ट्रिप सॉलिड स्टेट में, अब ये जब आयोनाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा स्टूडेंट्स। अब हमने तो बात की थी कि 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होंगे दोनों केसेस में। ठीक है, या तो ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर जिंक सॉलिड स्टेट से एक्वस स्टेट में चला जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं, 1 एटम की हम बात करें तो वहां से एक आयन दोबारा रिड्यूस होगा और सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा। दिस इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिडक्शन। जिस स्पीड के साथ
एटम ऑक्सीडाइज होगा, उस स्पीड के साथ रिडक्शन होगी, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में अब ये कंडीशन आ गई है। इससे हम ये डेफिनेशन अखज़ करते हैं कैसे कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट जिंक इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयंस, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड द एलिमेंट व्हेन इट इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर जिंक सल्फेट हमने लिया है तो जिंक पॉजिटिव और सल्फेट नेगेटिव, रिडक्शन होगी तो जिंक सल्फेट को एक्सेप्ट कर लेगा, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और जिंक सल्फेट उस इलेक्ट्रोड की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा। अगर केस नंबर 1 की हम बात करें तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, आयन सोल्यूशन में चला जाएगा पॉजिटिव जिंक का, और वो इलेक्ट्रॉन मेटल स्ट्रिप पर डिपॉजिट हो जाएंगे। इस वक्त डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इन केस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड तो फिर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। दिस अरेंजमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड है उसका एक्वस सॉल्यूशन है, आयंस हैं, इसको हम हाफ सेल कहते हैं स्टूडेंट्स। अब किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना, मेजर करना इम्पॉसिबल है सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। अगर हम वोल्टमीटर यूज करते हैं, वोल्टमीटर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो अगर इलेक्ट्रोड का, वोल्टमीटर का एक प्रोब हम उस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स, और सेकंड प्रोब को हम उस सॉल्यूशन में इमर्स करें। अब वो सॉल्यूशन में जो मौजूद है वो प्रोब, वो खुद अपने एक हाफ सेल क्रिएट कर लेगा, तो हमारे पास जब रीडिंग्स आएंगी तो वो डिफरेंस देगा हमें, ना कि हमें एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे वो इलेक्ट्रोड का। स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। अगर ये दो प्रोब्स हैं वोल्टमीटर के, इस प्रोब को हमने जिंक मेटल के साथ कनेक्ट किया और इस प्रोब को हमने कनेक्ट किया है, इमर्स किया है उस सोल्यूशन में, तो अब ये वाला जो है, जो सोल्यूशन में मौजूद है, ये अपना हाफ सेल क्रिएट कर लेगा। अब जब हमारे पास वोल्टमीटर पर रीडिंग्स आएंगी तो स्टूडेंट्स वो रीडिंग या वो कैलकुलेशंस जो है वो हमें जस्ट डिफरेंस की इंफॉर्मेशन देगा, उस इलेक्ट्रोड की एग्जैक्ट पोटेंशियल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं और उसके साथ कंपैरिजन पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। आइए बोर्ड नंबर 2 पर इससे जो रिलेटेड नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने बात की कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम वोल्टमीटर यूज करेंगे तो वो वोल्टमीटर हमें एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दे सकता, उस एलिमेंट की एग्जैक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नहीं दे सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। अब वो स्टैंडर्ड कैसे क्रिएट होगा या कौन सा एलिमेंट उसके लिए सेलेक्ट किया जाएगा, तो साइंसदानों ने उसके लिए हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस कंसिडर किया। अब जो रेफरेंस होगा, अगर उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे वही कंडीशन दोबारा होगी, क्योंकि वो रेफरेंस भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा, तो इसलिए हम उस रेफरेंस को एक प्रोपोज्ड वैल्यू देते हैं विच इज इक्वल टू 0। अब जब हमारे पास उसकी कंपैरिजन से वोल्टमीटर पर जो रीडिंग आएगी, वो रीडिंग चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे नेगेटिव वैल्यू हो, चाहे रिडक्शन के लिए हो या ऑक्सीडेशन के लिए हो, लेकिन वो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी उस एलिमेंट को जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर जैसे मैंने आपको बता दिया, किताब में इसी तरह के अल्फाज हैं कि इफ इट इज डिफिकल्ट टू मेजर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एग्जैक्टली हम नहीं फाइंड कर सकते, उसके लिए सो वन इलेक्ट्रोड मस्ट बी गिवन 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वी कैन रिपीटेड है स्टूडेंट्स, दिस इज सिंगल टाइम, वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद अ रेफरेंस। रेफरेंस के लिए हाइड्रोजन को कंसिडर किया गया है स्टूडेंट्स, और उसकी वैल्यू को 0 वैल्यू दी गई है, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, SHE, कैपिटल SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे कि कैसा है, कोई एलिमेंट एज एन इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड एक्शन कर रहा है या एज एन कैथोड एक्शन कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर अगर आप देखते हैं, हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल को या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस तरह डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट हो जाए, थ्योरी आपके साथ डिस्कस की गई, लेकिन कंडीशंस क्या हो, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हो
उस मेटल का जिसको हम एज एन इलेक्ट्रोड डिस्कस कर रहे हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस वक्त 298 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए और टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए स्टूडेंट्स। इन कंडीशंस पर किसी इलेक्ट्रोड की या किसी मेटल की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, जिसको E0 से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स। जिंक के लिए ये है। अब स्टूडेंट्स मैं थ्योरी आपको बता दूं, इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह उसमें हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की केमिस्ट्री को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ इट इज एक्टिंग एज अ रेफरेंस या हाउ इट इज एक्टिंग एज एन एनोड in one case and in other case it is acting as cathode। अब इसको क्योंकि जिंक का जो सिस्टम हमने डिस्कस किया, अब ये एक हाफ सेल होगा, दूसरे हाफ सेल में हम कंसिडर करेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। दोनों को वोल्टमीटर से कनेक्ट किया जाएगा स्टूडेंट्स, और इनके दरमियान एक सॉल्ट ब्रिज आएगा जो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए होगा। अब वोल्टमीटर पर जब जैसे ही हम सॉल्ट ब्रिज को कनेक्ट कर लेंगे, जिससे दोनों सॉल्यूशंस कांटेक्ट में आ जाएंगे, रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी। अब अगर जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है तो हाइड्रोजन डेफिनेटली रिड्यूस होगा, तो फिर हम कहते हैं कि जिंक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू से ज्यादा है। अगर जिंक रिड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे? हाइड्रोजन से आएंगे। हाइड्रोजन H2 से 2 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जिंक गेन कर लेगा, तो फिर हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज एनोड व्हाइल जिंक इज एक्टिंग एज कैथोड। तो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से ज्यादा है, इसलिए जिंक इज एक्टिंग एज कैथोड। अगर रिवर्स केस हो तो फिर जिंक विल एक्ट एज एनोड। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में जो डिस्कशन हो गई, अब इट इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कंपोजिशन, उससे रिलेटेड केमिस्ट्री इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।